हम और हमारा कानून के कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको समय समय पर कानून की जानकारी देते आ रहे हैं और आज जो हमने अपना चर्चा का विषय लिया है वो है किराए के कानून में परिवर्तन यानी कि अमेंडेड रेंट एक्ट। बम्बई एक महान नगर है और इस महान नगर में मकानों की समस्या भी बहुत महान है और हमारी सरकार ने इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर कानून में कुछ परिवर्तन किए हैं ताकि आम लोगों की मकानों की समस्या ज़्यादा से ज़्यादा हल हो सके। इसी की चर्चा के लिए हम अपने स्टूडियो में कुछ महान हस्तियों को लाए हैं। आइए हम आपका उनसे परिचय कराते हैं। आप हैं श्री जस्टिस लॉर्डशिप प्रताप, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जज हैं और ऐसे मुकदमों के बारे में अपने कई महत्वपूर्ण फैसले दे चुके हैं। आप हैं श्री दानुका जी, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और बॉम्बे महाराष्ट्र बार काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं। आप हैं श्री जोशी जी, जो कि प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, एक वकील भी हैं। प्रताप जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि पहले के कानून और आज के कानून में सरकार ने क्या परिवर्तन किया है। मैं ऐसा बतलाना चाहता हूँ कि पहला रेंट एक्ट जो था, किराया का कानून था, वो बम्बई में 1918 साल में अमल में आया था। उसके बाद दूसरा किराया कानून 1939 में आया था। उसके बाद तीसरा 1942 में आया था और अभी का जो कानून है जिसकी अमल बजावनी बॉम्बे में हो गई है, वो कानून 1947 में पास हुआ था, 1947। तो अभी उनको 40 साल, ये अभी का कानून को 40 साल हो गए हैं और गए 40 साल में करीब 40 दफ़ा ये कानून में परिवर्तन ला गया है। समय समय के अनुसार सरकार बदलती रही है। हाँ, बदलती है। और अभी का जो कानून नया परिवर्तन आया है एक 2-3 महीने के पहले, वो भी बहुत बड़ा परिवर्तन है। वो जो देखेंगे तो उसमें से ऐसा मालूम होता है कि वो कानून अभी का जो अमेंडमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेनेंट नहीं मगर लैंडलॉर्ड के फेवर में है। उसमें कुछ मेन फीचर्स ऐसे हैं कि स्टैंडर्ड रेंट को 5 साल तक नए बांधकाम के लिए छुट्टी दी गई है। 5 साल स्टैंडर्ड रेंट का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो सकता है। दूसरी है कि लाइसेंसेस जो के बारे में समरी प्रोसीजर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के हाथ में रख दिया है, जो 6 महीने के अंदर लाइसेंसी के सामने खाली करने का ऑर्डर कर सकता है। तीसरा ऐसा है कि जो आर्म फोर्सेस के लैंडलॉर्ड है, कि साइंटिस्ट के कैटेगरी में के लैंडलॉर्ड है, उनके टेनेंट्स है, उनके लिए भी ये आर्म फोर्सेस के लैंडलॉर्ड और साइंटिस्ट के लैंडलॉर्ड के लिए समरी प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 6 महीने के अंदर वो प्रीमाइसेस में जो भाड़ुआत है उनको खाली करा सकता है। और भी कोई परिवर्तन है, थोड़े से छोटे छोटे हैं मगर वो टेनेंट के बारे में है। उसमें एक ऐसा है कि परमानेंट कंस्ट्रक्शंस के बारे में, अभी जो परमानेंट कंस्ट्रक्शन किया जाता था, ये परिवर्तन के कायदे से उसको अभी परमानेंट कंस्ट्रक्शन के व्याख्या में से निकाल दिया गया है। फिर भी अभी लैंडलॉर्ड टेनेंट रिपेयर करने के बारे में 2 महीने का किराया खर्च कर सकता था, अभी नए कानून में 3 महीने का किराया खर्च कर सकता है। और थोड़े थोड़े परिवर्तन है जो अब जैसे अपना डिस्कशन चलता रहेगा उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। दानुका जी, आप इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? मिस शर्मा, आप तो ये जानती है कि अपने देश में कितनी गरीबी है। लोगों की सबसे ज़्यादा समस्या मकान की है, अपनी अपनी कठिनाई है। कभी कभी बोनाफाइड इंटेंशन होते हुए भी भाड़ा एरियर्स में हो जाता है। कभी एक्सीडेंट हुआ, ड्रॉट हुआ, कुछ फैमिली सिकनेस हुई, तो जूने कानून में यदि कोई टेनेंट किसी भी कारणवश 6 महीने से ज़्यादा भाड़ा के एरियर्स में हुआ और नहीं दे सका, तो कोर्ट को भी ये सत्ता नहीं थी कि उसको कुछ रिलीफ दे सके और मकान खाली कराने का ऑर्डर करना ही पड़ता था। यदि किसी टेनेंट के ऊपर ऐसा ऑर्डर हो, मध्य वर्ग की फैमिली हो, वीकर सेक्शन हो, तो एक मुसीबत का पहाड़ सा टूट पड़ता है। अभी नए कानून में ये प्रोविज़न किया गया है कि टेनेंट को ब्याज दे के, खर्चा दे के, अपना एरियर्स अमुक टाइम में दे के उसे रिलीफ दिया जा सकता है और कोर्ट को यह अधिकार है कि उस पर खाली करने का डिक्री नहीं है। लेकिन केवल 2 वक्त ये चांस दिया जा सकता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि नए परिवर्तन में
थोड़ी बहुत सहूलियत टेनेंट्स के लिए भी है, थोड़े प्रोविजंस लैंडलॉर्ड्स के लिए भी है। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स दोनों के लिए है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 बार अगर कोई किराएदार 6 महीने के अंतर्गत अपना किराया न दे तो क्या वो इस कानून का लाभ उठा सकेगा? इस कानून का लाभ वो जरूर उठा सकता है। उसे 9% ब्याज और खर्चा फर्स्ट हियरिंग के ऊपर वो जैसा कोर्ट कहे यदि वो दे तो उसे माफ किया जा सकता है पहले के डिफॉल्ट के लिए। कोर्ट को ये पावर नहीं है यदि वो कॉस्ट और इंटरेस्ट दे और सब एरियर्स दे तो उसके ऊपर डिक्री करे, लेकिन तीसरी वक्त उसको फिर खाली करना ही पड़ेगा। ये भी है, कोई सफिशिएंट कॉज हो तो कोर्ट उस पे खाली कराने का ऑर्डर नहीं करे, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। लेकिन ये लिबरल फैसिलिटी 2 वक्त के लिए ही दी गई है। जोशी जी, मकान मालिकों की तरफ से आप हमें कुछ बताएंगे? कुछ लोगों की ऐसी समझ है कि सब मकान मालिक लाखोपति हैं और सब बहुत गरीब हैं। सरकार ने यह मान्य किया है कि 1940 के बाद आज दिन तक कम से कम 3000% हर एक चीज़ का भाव बढ़ गया। मकान मालिक की जिम्मेवारी वही रखी गई है जो पहले थी 1940 में। किराया 1940 में जो तय किया गया था वो आज भी मौजूद है और आज भी 1947 ये आज 47 साल के बाद भी सरकार ने यह नहीं सोचा कि मकान मालिकों को भी महंगाई नड़ सकती है, मकान मालिकों की भी आमदनी कुछ बढ़ानी चाहिए ताकि वो घर रिपेयर कर सके। वो घर रिपेयर नहीं कर सकता और उसके लिए उनको बदनाम किया जाता है, लेकिन वो क्यों नहीं कर सकता है उसके लिए किसी ने सोचा नहीं। ये जो नया सुधार आ रहा है और गए साल में जो एक सुधार पास हो चुका था, इसके वजह से मकान मालिकों के दिल में एक दहशत पैदा हो गई है कि सरकार ये जो कानून कर रही है वो उनकी नाबूदी के लिए ही कर रही है। और अगर सरकार को ऐसा करना है तो जैसा कि टीलर्स के शेतकरी के लोगों के बारे में किया ऐसा ही कर सकती थी, लेकिन सरकार को बताना है कि हम लोग न्याय करते हैं। लेकिन ये पूरे सुधार के अंदर मालिकों के लिए कुछ भी फ़ायदा कहीं भी दिखाई नहीं देता है और बहुत से ऐसे हैं कि जिसके लिए कुछ खुलासा सरकार नहीं दे सकती। और इसलिए लोगों की राय ऐसी है कि जो भी सुधार है उससे घर मालिकों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी जिम्मेवारी इतनी रखी गई है और हर एक चीज़ का भाव बढ़ाते हुए भी आज 47 साल के बाद भी 1 पैसे का भाव यानी 1 पैसे का किराया बढ़ाने की सरकार को हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनकी नज़र मत पेटियों पर है, ऐसा किराएदार या ऐसा मकान मालिकों लग रहा है। जस्टिस प्रताप जी, आप हमें ये बताएं कि आम तौर पर इंसान को मकान चाहिए और वो मकान जो है उनके लिए बहुत ही छोटा होता है। अपनी सुविधा अनुसार वो कुछ मकानों में परिवर्तन करते हैं, जैसे कि किचन प्लेटफॉर्म है या कि कोई छोटी सी खिड़की बना लेते हैं। तो क्या मकान मालिक उनके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। अभी ये नए कायदे में परिवर्तन जो लाए हैं वो छोटे भाड़ुआत के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई है। ये परिवर्तन के पहले ऐसा था कि कोई घर में छोटा सा फ्लैट में जो किचन बंदा है स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म किया गया है तो मालिक उसके सामने दावा करके खाली कर सकता था। किसने समझो एक आध वुडन पार्टीशन लगाया, एक ही कमरा है 2 कमरे हैं उसमें के 4 बनाने के लिए फैसिलिटीज़ के लिए, तो फिर भी मकान मालिक दावा करके उसको बोलता है कि आप खाली करो। और कोर्ट भी ऐसे थे, कोई को जो खाली करने का हुक्म ही करते थे। ये सब ध्यान में लेके और टेनेंट के हार्डशिप्स का ध्यान लेके अभी नए कायदे में ऐसे परिवर्तन किए हैं कि कोई बारे में मकान मालिक दावा कर ही नहीं सकता और खाली करने का हुक्म हो ही नहीं सकता है। वो ऐसे है, पहला तो ऐसा है कि वुडन पार्टीशन हो तो मकान मालिक कुछ नहीं कर सकता। स्टैंडिंग किचन प्लेटफॉर्म हो, नंबर 2। नंबर 3 ऐसा है कि फॉल्स सीलिंग हो, फिर भी कुछ मकान मालिक कुछ कर नहीं सकता है। और दूसरा ऐसा है कि वेंटिलेटर, कुछ मकानों में ऐसे है कि छोटे छोटे कमरे में बारी ही नहीं होती है, विंडो ही नहीं होती है, तो इसके लिए वेंटिलेटर के लिए और वेंटिलेटर बनाने के लिए खिड़की बांधे तो भी मकान मालिक खाली नहीं करा सकता है। उसके बाद दूसरा एक है कि एयर कंडीशन के लिए, अभी आजकल बम्बई में देखिए तो एयर कंडीशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो एयर कंडीशन के लिए भी उसने जो समझो खिड़की में एयर कंडीशन बिठाया तो भी वो मकान मालिक उसके टेनेंट के सामने कुछ कर नहीं सकता है। तो किराएदारों को मकान मालिकों की इजाज़त लेनी ज़रूरी नहीं है? ये सब बारे में ज़रूरी नहीं है, मगर एक है
कि जो कॉरपोरेशन की और म्यूनसिपैलिटी की ज़रूरत पड़े तो वो किराएदार को लेने की ज़रूरत है, मगर ये इसमें से मकान मालिक ये पिक्चर में से साफ निकल गया है। तो अभी तक जो कायदे में कोई कोर्ट रिलीफ देते थे, कोई देते नहीं थे, तो अभी कायदे से एक यूनिफॉर्मिटी ला गई है कि इस सब बारे में अभी दावा खाली करने के लिए हो ही नहीं सकता है। तो ये मेरे ख्याल से टेनेंट के बाजू में अच्छा परिवर्तन किया है, और टेनेंट के अगेंस्ट जो घर मालिक दावा करते थे, खाली करवाते थे, वो सब अभी बंद हो जाएगा। तो ये अच्छी फैसिलिटी दी है, मगर ये बहुत कम फैसिलिटी है। जैसे मैंने आपको पहला बताया कि ये नया परिवर्तन जो 1947 में फोर्स में आया, 1987 में फोर्स में आया है, उसमें ज़्यादा से परिवर्तन लैंडलॉर्ड के फेवर में है। तो अभी देखो लाइसेंस के बारे में 6 महीने के अंदर खाली कर सकता है, खुद को रहने को जगह चाहिए तो भी 6 महीने के अंदर खाली कर सकता है। इफ वो जो लैंडलॉर्ड आर्म फोर्सेस के साइंटिस्ट हो सकता है तो 6 महीने में खाली कर सकता है, उसके ऊपर अपील ही नहीं है। और फिर स्टैंडर्ड रेंट की 5 वर्ष की छुट्टी दे चुकी है, कुछ अच्छे कारण है, मगर बाय एंड लार्ज ये जो परिवर्तन है वो लैंडलॉर्ड के फेवर में ज़्यादा है, टेनेंट के फेवर में कम है, मगर फिर भी परिवर्तन है। और नया कायदा एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट है, 40 दफे परिवर्तन लाया है, तो और एक परिवर्तन लाने में कुछ हरकत नहीं है। ये भी एक्सपेरिमेंट साल 2 साल 3 साल देखेंगे कैसा चलता है, और नहीं तो फिर और ज़्यादा परिवर्तन लाने की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि गवर्नमेंट लेजिस्लेचर लाएंगी परिवर्तन। और उसके बाद भी कोर्ट्स में जब इंटरप्रिटेशन के लिए आते हैं कायदे, अभी के भी कायदे जब आते हैं, कोर्ट भी ऐसी बाय एंड लार्ज देखती है कि भाई जे बाजू से न्याय है, जे बाजू जिसको रिलीफ देना है, वो कायदे का अर्थ, इंटरप्रिटेशन, कंस्ट्रक्शन ऐसे लगाती है कि न्याय होना चाहिए। ऐसा लगा कि वो गरीब लैंडलॉर्ड है, खुद के रहने की जगह चाहिए, तो कोर्ट का बैलेंस उसके बाजू में जाता है। ऐसा लगता है कि ये तो एक्सप्लॉइटिंग लैंडलॉर्ड है, खाली फिली छोटे कारण से भाड़ुआत को, उनकी फैमिली को रास्ते पे निकालना चाहता है, तो कोर्ट आपके पावर में जितना होगा ऐसा इंटरप्रिटेशन लिखाएगा कि टेनेंट को प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो कितना ही कायदा करो, अल्टीमेटली वो जो फैक्ट्स होते हैं, एविडेंस आता है, और कोर्ट जो बैठती है उसके कंसेप्ट ऑफ जस्टिस पे भी बहुत डिपेंड होता है। कायदा एक ही होता है मगर उसके इंटरप्रिटेशन अनेक हो सकते हैं। देखो इसके लिए न्यायाधीश जब न्यायपीठ पर बैठते हैं, उनको भी देखना चाहिए कि कायदे का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है। ये रेंट टैक्स का कायदे का ऑब्जेक्ट ऐसा है, रेंट कंट्रोल करना, एविक्शंस कंट्रोल करना, और लैंडलॉर्ड और टेनेंट के रिलेशनशिप जितने हो सके उतना सुखी रखना। ये बेसिक 3 ऑब्जेक्ट कोर्ट में जजेस ने भी ध्यान में रख के जब केसेस आपके पास सामने आते हैं उसका निकाल ये तरफ से देना चाहिए। दानुका जी, रोटी, कपड़ा और मकान की तो ज़रूरत हर इंसान को होती है, पर इस बम्बई की महंगाई को देखते हुए किसी भी इंसान को अपना खुद का ओनरशिप फ्लैट लेना बहुत ही कठिन समस्या हो गई है। तो लीव एंड लाइसेंस के बारे में कुछ प्रोविजंस किए गए हैं? अभी इसमें काफ़ी सुधार किया गया है। आज के 20 बरस पहले लीव एंड लाइसेंस के एग्रीमेंट इतने हुआ करते थे कि किसी को 1-2 वर्ष के लिए टेम्पररी जगह चाहिए तो उसको लीव एंड लाइसेंस पे मिल सकती थी। उसमें मंथली कॉम्पनसेशन भले ही ज़्यादा देना पड़े, लेकिन उसको जगह मिल तो सकती थी। आज टेनेंट को लाइसेंसेस को जगह मिलती नहीं है। ओनरशिप की जो प्राइस है वो इतनी बढ़ गई है कि ओनरशिप के ऊपर फ्लैट खरीदना हर मिडिल क्लास मेंबर जो है सोसाइटी का, उसके लिए संभव नहीं है। सो नए कानून में ये प्रोविज़न किया गया है कि यदि लैंडलॉर्ड लीव एंड लाइसेंस में जगह दे और उसका रिटर्न एग्रीमेंट हो तो वो लाइसेंसी को खाली करना ही पड़ेगा अमुक टाइम पे ऊपर। वो उसका मिसयूज़ नहीं कर सकता है, उसको डबल कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा। उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में समरी प्रोसीजर किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए और आपके प्रश्न के जवाब में भी, कि जो जोशी जी ने कहा कि सरकार जो है वो लैंडलॉर्ड्स को नाबूद करने के लिए ये सब कानून ला रही है, वो मेरे ख्याल से फेयर क्रिटिसिज्म नहीं है। लैंडलॉर्ड्स के फेवर में इतने प्रोविजंस है। नई बिल्डिंग जो है उसमें आप चाहे जितना भाड़ा ले सकते हैं। स्टैंडर्ड रेंट का जो है उसका एग्जम्पशन कर दिया है, तो उसका शायद मिसयूज़ नहीं होगा और फिर भी वो रीजनेबल रेंट चार्ज करेंगे, भले ही स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा हो। इस आशा के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। और भी कितने सारे प्रोविजंस है उसमें लैंडलॉर्ड्स के फेवर में भी। अभी आप अमेनिटीज़ करिए, कुछ भी स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स करिए, कुछ भी करिए, तो आप उसके लिए भाड़ा बढ़ा भी सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये वन साइडेड कानून है खाली टेनेंट्स के लिए। तो ये जो लीव और लाइसेंस पे अगर कोई किराएदार मकान लेगा तो उसके लिए कुछ समय निर्धारित किया गया है? नो, कानून में निर्धारित नहीं है। वो आपस के अंदर जो एग्रीमेंट होगा
चले, यद्यपि ऐसा रिवाज है मुंबई में कि लोग 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं, पर कानून में ऐसा कुछ नहीं है। 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, जो भी टेम्पररी पीरियड एग्री करे उसका एग्रीमेंट हो सकता है। और यदि दोनों आपस में मिलके एग्रीमेंट का पीरियड बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से वो प्रोविज़न, अभी लोगों को जगह मिलनी तो चाहिए, लीगल लाइसेंस पे भी, टेनेंसी के ऊपर भी। सब लोग तो ओनरशिप के लिए नहीं जा सकते, इसके लिए सरकार ये एक्सपेरिमेंट कर रही है। जोशी जी, कई बार ऐसा होता है कि कोई फौजी या कोई साइंटिस्ट जो बम्बई में नहीं हो अपना मकान किराए पर देकर चला जाता है। जब वो वापस आता है तो वो किराएदार खाली नहीं करता है। तो इसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं इस ये एक्ट में? जो नया सुधार आ रहा है इसमें फौजी और वैज्ञानिक ये दोनों का अपना अगर खुद मकान होए और उनको खुद के लिए या अपने कोई कुटुंब के किसी मेंबर के लिए चाहिए तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास वो एप्लीकेशन करके 6 में उसको फौरन मिल सकता है। मेरा कहना यह है कि अगर ये फैसिलिटी अगर फौजी को और वैज्ञानिक को ही दी जाती है तो दूसरे मकान मालिक यानी कि दूसरे ऐसे लोग कि जिसको अपने खुद के लिए या अपने कुटुंब के लिए जगह की ज़रूरत है तो उसको भी खाली करने की थोड़ी सी मुद्दत के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बाद अर्जी क्यों नहीं की जाए और इनको क्यों बातल रखा गया है इसमें से, और खाली फौजी और वैज्ञानिक के लिए ही ये कानून किया गया है। तो मतलब ये है कि ये सुधार से मकान मालिकों के लिए राहत नहीं कोई राहत नहीं मिल सकती है, लेकिन ये फौजी के लिए की भी जो सुधार है उसमें भी कुछ शर्तें रखी गई है कि वो फौजी को ऐसा सर्टिफिकेट लेना चाहिए अपने कमांडिंग ऑफिसर के पास से, या वैज्ञानिक ने भी अपने ऑफिस से, डिपार्टमेंट से ऐसा कोई सर्टिफिकेट लाना चाहिए कि वही मोहल्ले में उनके लिए और कोई जगह नहीं है। और अगर उसको खाली करने का और हुक्म भी मिले तो उसके बाद अगर 1 साल के अंदर वो अगर वो जगह में रहते नहीं हैं या दूसरे को दे देते हैं तो पुराने किराएदार को फिर से हक रहता है कि उसको वापस लिया जाए। वही कानून अभी बढ़ूतों के लिए या तो मकान मालिक के लिए है, लेकिन उसमें इतना समय लग जाता है कि मकान मालिक अपने बाल बच्चे, लड़के के लिए शादी के लिए अगर जगह चाहिए तो लड़के की शादी का समय चला जाता है और उसको फैसले को वक्त लगता है, इतना समय लगता है। लेकिन इसलिए उन मालिकों को भी उसके अंदर शामिल कर दिया जाए कि उसको भी जल्दी से जल्दी अपना अगर खुद के लिए अगर मकान चाहिए तो मिलना चाहिए। जस्टिस प्रताप जी, मेरा ख्याल है जो जोशी जी ने बोले ना वो बहुत अच्छा ख्याल है। जब खुद को रहने के लिए जगह चाहिए तो आर्म फोर्सेस और साइंटिस्ट के लिए स्पेशल प्रोविज़न जो किए तो मुझे लगता है कि वही प्रोविज़न दूसरे लैंडलॉर्ड्स है जिसको खुद को रहने के लिए जगह चाहिए उनके लिए भी करना चाहिए। सभी मकान मालिक को जिसको पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए जगह चाहिए उनको करना चाहिए। अभी देखो एक केस में ऐसा हो सकता है कि साइंटिस्ट का फ्लैट 5 बेडरूम का हो सकता है, 4 बेडरूम का हो सकता है, 3 बेडरूम का भी हो सकता है, और खुद साइंटिस्ट और उनकी वाइफ हो सकती है। और साइंटिस्ट नहीं हो, आर्म फोर्सेस का आदमी नहीं हो, ऐसा मालिक गरीब हो सकता है और उसके पास 2 बेडरूम का फ्लैट भी नहीं होता है, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे की बीबियाँ हैं, बच्चे के बच्चे हैं, और उनको जो खुद के रहने के लिए जगह चाहिए तो उनको लिए क्यों ऑर्डिनरी प्रोसीजर लागू किया है। जो अभी का बम्बई में एक्सपीरियंस ऐसा है कि 20-25 साल तक स्मॉल कॉज कोर्ट से लगकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने के 20 से 25 साल निकल जाते हैं। तो ये जो कायदा है खुद के रहने के लिए वो सबको समान होना चाहिए, सबको इक्वल होना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। ये अभी सुधारना की है तो वही सुधारना सब मकान मालिक जिसको खुद को लिए चाहिए उसको करना चाहिए, नहीं तो 20-25 साल जगह मिलती ही नहीं है। बम्बई में स्मॉल कॉज कोर्ट में दावा, उसके ऊपर अपील, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, तो मालिक तो चला जाता है, कुछ केस में उसका लड़का भी चला जाता है, तो ये तो बहुत अन्याय हो जाता है। अच्छा जस्टिस प्रताप जी, आप हमें ये भी बताएंगे कि जो स्टैंडर्ड रेंट है, कानूनी किराया, इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे, क्योंकि आमतौर पर मकान मालिक अपनी मन मर्जी से किराए लेते हैं, तो इसमें क्या परिवर्तन किया गया? उसमें भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये नए कायदे में किया है और उसका बहुत अच्छा कारण भी है। ऐसा प्राइमा फेसी लगता है कि ये परिवर्तन क्यों किया, स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा मकान मालिक को भाड़े किराया लेने का हक ही क्या है, मगर उसके पीछे अच्छा कारण भी है। अभी देखो स्टैंडर्ड रेंट का मतलब ऐसा हो सकता है कि 1940 के पहले से मकान में 1 सितंबर 1940 का ही जो किराया है वो कायम किया गया है। अभी आप कोई भी दर्शक को भी बोल सकते हैं, सब लोग बोल सकते 40 साल की कोई वस्तु अभी बाकी नहीं है।
47 साल उसके बीत गए हैं, सबके कीमत बढ़ गई है। और मकान मालिक जो 40 साल के पहले का मकान वाला है उसको 40 साल का ही भाड़ा मिल सकता है। उसके लिए अभी उसके बाद जो नए बांधकाम किए 50 में, 60 में, 70 में, तो जब फर्स्ट लेटिंग पहले दफ़ा जो भाड़े से देता है वो भाड़ा कायम का हो जाता है, वो भाड़ा फ्रीज हो जाता है। अभी रुपया की कीमत, आज के रुपया की कीमत और 40 साल के रुपया की कीमत में जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। तो 40 साल का 100 रुपया अभी तो 1000 रुपया से भी ऊपर हो जाता है, मगर मकान मालिक को वो 100 रुपया ही भाड़ा मिलता है, किराएदार वही भरता है। तो इसलिए अभी गवर्नमेंट ने सोचा कि ये थोड़ा सा अन्याय तो है, उसके लिए कोई मकान मालिक आगे नहीं आते हैं, कोई नए बांधकाम नहीं करते हैं, भाड़ू को जगह नहीं मिलती है। तो उसमें भी अभी थोड़ा सा बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए उसने ऐसा किया है कि जो कुछ नए मकान बांधेंगे, जो अपना पैसा ज़मीन में मकान में लगाएंगे और जो मकान ये कायदे के बाद लेट आउट हो जाएंगे, तो उसको 5 साल तक स्टैंडर्ड रेंट की साफ छुट्टी दी गई है। उसका मतलब ऐसा है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट कुछ भी अंदर आपस में एग्रीमेंट में जो भाड़ा नक्की करे वो भाड़ा टेनेंट को लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा, भाड़ुआत को मकान मालिक को सीमा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और नॉर्मल मार्केट का जो प्रिंसिपल है डिमांड एंड सप्लाई वो ऑपरेट हो जाएगा। और इसका कारण ये है कि 5 साल में कम से कम 50, 60, 70% अपना इन्वेस्टमेंट और मालिक और बिल्डर जो होता है वो रिकवर कर सके। उसके बाद भी स्टैंडर्ड रेंट की कल्पना नहीं है। 5 साल के बाद ऐसा किया, जो कुछ इन्वेस्टमेंट किया है उसने, तो वो इन्वेस्टमेंट पर उसको 15% रिटर्न मिलना चाहिए। तो ये लगभग रीजनेबल है, ये योग्य लगता है। 15% रिटर्न जो आजकल तो सब कुछ चीज़ों में मिलती है, तो फिर मकान मालिक को 15% रिटर्न क्यों ना मिले। स्टैंडर्ड रेट जहाँ लागू है वहाँ तो 2% भी रिटर्न आजकल नहीं मिलता है, 1% भी रिटर्न नहीं मिलता है। अभी आज के ज़माने में 15% रिटर्न एक रीजनेबल रिटर्न है। तो जो आदमी खुद का पैसा लगा के हाउसिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने से स्टेट से कोऑपरेशन करता है, तो उस बारे में उसको 15% रिटर्न 5 साल के बाद देना ये भी रीजनेबल है। ऐसा इसलिए ये जो प्रोविज़न किया है वो अच्छा प्रोविज़न है, न्याय से दृष्टि से भी अच्छा है। और आशा रखते हैं कि इसका फ़ायदा लेके कुछ लोग आगे आएंगे, नए मकान बांधेंगे और कुछ ले भी सकेंगे। इसका मतलब ये सिर्फ नई इमारतों पर लागू होता है? हाँ, पुराने जो मकान हैं उन पे लागू नहीं होता है। मगर इसमें ये सवाल में ऐसा होता है कि अभी बम्बई में मैं एक दफ़ा पढ़ा कि बम्बई में 20,000 से 30,000 फ्लैट्स खाली है। मकान मालिक डर के मारे देते नहीं है। मैं दे दूंगा तो स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा, रेंट टैक्स भी आ जाएगा। रेंट टैक्स तो आने वाला हो तो अच्छा है, मगर स्टैंडर्ड रेंट के से वो बहुत डर जाता है। तो जो गवर्नमेंट में ये कायदे में थोड़ा सा छोटा परिवर्तन और करे कि भाई जो खाली फ्लैट्स पड़े हैं 20,000, 30,000 जो कुछ खाली फ्लैट्स है, और जो मकान मालिक पहले दफ़ा लेटिंग ये कायदे के बाद देना चाहता है, तो उसको भी 5 साल तक स्टैंडर्ड रेंट की छुट्टी मिलनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है इसका इमीडिएट इफेक्ट ऐसा होगा कि जिसके अभी 20-30 हज़ार फ्लैट्स लोगों के खाली है, मालिक के खाली है, वो भी दे सकेंगे और 20-30 हज़ार टेनेंट्स की फैमिली बम्बई शहर में अकोमोडेट हो सकेंगे। तो ये कायदा उनको भी जो लागू पड़े, एनी फर्स्ट लेटिंग ये नए कायदे के बाद कंस्ट्रक्शन कभी का भी हो, मगर फर्स्ट लेटिंग नए कायदे के बाद जो हो सकता है, तो फिर उसको भी रेंट टैक्स की 5 साल तक छुट्टी देनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत प्रॉब्लम, ये बॉम्बे सिटी का प्रॉब्लम ये बारे में हल हो जाएगा। दानुका जी, जो आपने अपनी चर्चा में लीव एंड लाइसेंस के बारे में कहा, अगर हम उस लीव एंड लाइसेंस के मुताबिक अगर हम किराया नहीं देते हैं तो क्या हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? नहीं, किराया तो देना ही पड़ेगा, वो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। और यदि एग्रीमेंट का पीरियड एक्सपायर हो जाता है और उसके बाद में आप प्रोलॉन्ग करते हैं पोजीशन और प्रोसीडिंग्स में 12-6 महीने मान लो लग गए, तो डबल कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। और अभी ये जो नया प्रोविज़न जो है उस पर थोड़ा डिटरेंट किया गया है कि आप एक वक्त प्रॉमिस करते हैं टेम्पररी जगह लेते हुए कि अमुक टाइम के बाद खाली कर देंगे, फिर नहीं करेंगे तो उसके लिए ये पीनल प्रोविजंस है। लेकिन इस कायदे में भी एक खामी है कि लैंडलॉर्ड्स को खाली ये फैसिलिटी है कि जगह लीगल लाइसेंस पे दे सकते हैं। कभी कभी टेनेंट्स जो है, जैसे मान लो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ से बॉम्बे से बेंगलोर गए, वहाँ कहीं हो गए, और उनको वापस आके वो बॉम्बे के सिटीजन है, वहाँ यहीं आके वापस सेटल होने वाले हैं। तो आज टेनेंट जो है लीगल लाइसेंस पे दे, उनको भी ऐसी फैसिलिटी दी जाए विद सर्टेन लिमिट्स, तो और भी जगह अवेलेबल हो सकती है। ये फैसिलिटी खाली लैंडलॉर्ड्स को ही क्यों हो? ये सब जस्टिस प्रताप ने भी बहुत सारे सुझाव दिए हैं, हम लोग उसके ऊपर बार काउंसिल में भी विचार करने वाले हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है अमेंडिंग एक्ट का, ये एक्सपेरिमेंट तरीके ठीक है, पर इसमें और भी कुछ सुधारे करने की ज़रूरत है। उसके बारे में जनता को भी
टेनेंट्स एसोसिएशन, लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, सब लोगों को विचार करके सरकार की मदद करना चाहिए कि इसमें और थोड़ा सुधार करके और भी कितना अच्छा हो सकता है, फॉर द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। शर्मा जी, मैं ये कॉन्टेक्स्ट में ये बतलाना चाहता हूँ कि रेंट एक्ट में अभी नए कायदे में थोड़ी सी भूल हो गई है। स्टैंडर्ड रेंट की छुट्टी 5 साल तक दी गई है, मगर लाइसेंस और जब लाइसेंसी को जगह देता है उसको उसके ऊपर स्टैंडर्ड रेंट का रिस्ट्रिक्शन है। वो स्टैंडर्ड रेंट से ऊपर लाइसेंस भी चार्ज ही नहीं कर सकता है। तो अभी देखिए, अभी मेरे पास खाली मकान पड़ा है, खाली फ्लैट्स पड़े हैं, मैं देना चाहता हूँ, मैं खाली कर भी 6 महीने के अंदर खाली भी करा सकता हूँ, उसके बाद डबल भाड़ा भी हो सकता है, मगर वो जो भाड़ा है उसके ऊपर इतना लिमिट ला गया है कि स्टैंडर्ड रेंट के ऊपर मैं चार्ज नहीं कर सकता। तो अभी कौन को कितने लैंडलॉर्ड ये ऐसा रिस्क लेके देंगे? तो मेरा ख्याल है कि ये जो स्टैंडर्ड रेंट की छुट्टी दी है वो सेम छुट्टी, ऐसी ही छुट्टी लाइसेंस को देनी चाहिए। लाइसेंस फी के बारे में वो अमेंडमेंट रेंट एक्ट में आया नहीं है। मेरा ख्याल है कि ओवरसाइट से रह गया होगा, नहीं तो ये जो ऑब्जेक्ट है कि लाइसेंस से दे सकते हो, जल्दी खाली करा सकते हो, वो मेरा ख्याल है कि वो निष्फल जाएगा। पर इसमें लीव एंड लाइसेंस में जो आपने अभी कहा, इसमें एक स्टैंडर्ड रेंट तो किराया वो लोग कम लेते हैं मकान मालिक आम तौर पर डिपॉजिट वो अपनी मनमानी लेते हैं। तो इसीलिए मेरा कहने का कारण ये है कि सरकार ने इसी वजह से शायद स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं किया है। ऐसा कायदे में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि भाई डिपॉजिट लेते हैं इसलिए स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे, कम स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, मगर लाइसेंस और लाइसेंस के रिलेशनशिप और अलग हो जाते हैं। और जब लाइसेंस पर स्टैंडर्ड रेंट का रिस्ट्रिक्शन आ जाता है तो लाइसेंस बहुत कम लाइसेंस ऐसे हो गए कि रिस्क लेके भी अपने लाइसेंस पे जगह देंगे। जोशी जी, किराएदार अगर अपने घर में कुछ परिवर्तन करना चाहे तो क्या वो अपनी मर्जी से कर सकता है या मकान मालिक की परमिशन लेना उनके लिए बहुत ज़रूरी है? नहीं, अभी जो सुधार आ रहा है उसमें कुछ काम ऐसे हैं कि जो करे अगर किराएदार तो मकान मालिक की परवानगी लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसके बावजूद पहले जो था कि मकान मालिक कुछ किराया कुछ हालत में बढ़ा सकता था, वो अभी कायम रखा है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें और बढ़ा दी गई है। एक तो ये है कि अगर घर मालिक मकान के अंदर सुधार करता है तो वो कुछ भाड़ा बढ़ा सकता है और उसको स्टैंडर्ड रेंट के बावजूद भी ले सकता है। दूसरा ये है कि अगर वो म्यूनसिपाल्टी के नोटिस के मुताबिक अगर उसको कोई भारी काम करना पड़े तो भी वो जब तक वो भारी काम के पीछे जो उसने खर्चा किया है वो खर्चा वसूल होवे उसके ऊपर, तब तक वो 18% भाड़ा बढ़ा सकता है और 15% ब्याज के साथ वो वसूल कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसको फिर से वो बंद करना पड़ेगा। और तीसरा ये भी है कि अगर कोई सहूलियत दी जाए, कोई ख़ास सहूलियत अगर किराएदारों की दी जाती है घर मालिक की तरफ से, तो भी वो कुछ भाड़ा बढ़ा सकता है। लेकिन मेरा ये भी कहना है साथ में कि अगर ये इतना सुधार करे, इतना परिवर्तन करे और इतना अगर नई सहूलियत अगर किराएदार को दी जाए, उसके लिए पैसा मकान मालिक कहाँ से लाएगा? और अगर वो किराएदार ने वो पैसे कबूल करने के बावजूद भी अगर दिया नहीं तो उसके लिए कोई तरतूद नहीं है कानून में कि उसको क्या किया जाए। अगर वो जो भाड़ा बढ़ा सकता है वो भाड़ा बढ़ाया मालिक ने, लेकिन किराएदार ने दिया नहीं तो क्या हो सकता है? क्योंकि उस कारण के ऊपर अभी खाली करने का कोई कानून है नहीं। और जो था कि भाई अगर परमिटेड इंक्रीज भी नहीं दिया उसने तो खाली करा सकता था 6 महीने की नोटिस दे करके, लेकिन अभी वो भी निकाल दिया गया है। तो अगर भाड़ू तो इस तरह से अगर देगा नहीं तो मालिक के लिए कोई चारा रहता नहीं। जस्टिस प्रताप जी, ये जो कानून में परिवर्तन किया गया है, क्या ये पूरे महाराष्ट्र में लागू होता है? नहीं, वो भी एक अनफॉर्चुनेट बात है। अभी बॉम्बे में जो रेंट टैक्स लागू है वो नागपुर में नहीं है, नागपुर में लागू है, बम्बई में नहीं है। औरंगाबाद में लागू है और नागपुर में नहीं, वो बम्बई में भी नहीं है। अभी औरंगाबाद मराठवाड़ा एरिया जो है वो बम्बई से कुछ 1956 में मर्ज हो गया है। नागपुर का विदर्भ एरिया जो बोलते हैं वो 1960 में बम्बई में आ गया है। तो अभी महाराष्ट्र एक हो गया है। महाराष्ट्र पहले का विदर्भ, पहले का मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र, ये सब मिलके अभी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हो गया है। तो इसलिए ऐसा है कि एक ही कानून भाड़े रेंट टैक्स, एक ही कानून एंटायर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए। अभी देखो, कोल्हापुर लो, सोलापुर लो, पूना लो, औरंगाबाद लो, नागपुर लो, तो कुछ कारण ही नहीं है कि ये सब जगह में अलग अलग कायदे क्यों है। भाड़े के लैंडलॉर्ड टेनेंट के लिए अलग अलग क्यों कायदे है?
प्रॉब्लम तो एक ही है सबके लिए। नागपुर में डिफिकल्ट है, औरंगाबाद में डिफिकल्ट है, पूना में डिफिकल्ट है, तो एक ही कायदा होना चाहिए, ऐसा हमारा ख्याल है। पर हमारी समझ से बम्बई में जो ज़्यादा समस्या है वो और जगह नहीं है। वो भी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बम्बई में ऐसा है कि बम्बई सेक्रेटरी प्रॉब्लम तो यूनिक है। कौन से भी कायदे करो, कितने भी कायदे करो, बम्बई के प्रॉब्लम हल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बारे में एक एक्सपीरियंस से बोलिए कि एक इतने साल से अनुभव से बोलिए, तो मेरा एक सजेशन ऐसा है कि बम्बई सिटी में, ग्रेटर बॉम्बे, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में ऐसा करना चाहिए कि 400 स्क्वायर फीट के फ्लैट छोड़ के उसके ऊपर नए मकान जो अभी से बांधे से लेट आउट किए जाएंगे, उसको 10 साल के लिए रेंट टैक्स लागू ही नहीं पड़ना चाहिए। अभी बम्बई में आप देखते हो कि वालकेश्वर में लो, मलबार हिल में लो, 30-40 लाख के फ्लैट जाते हैं, उनको रेंट टैक्स की क्या जरूरत है? स्टैंडर्ड इनकी लाखों रुपए कमाते हैं, तो उनको रेंट टैक्स की जरूरत ही नहीं है, रेंट टैक्स निकाल दो और 10 साल जो देंगे, तो मेरा ख्याल है कि बम्बई का बहुत से बड़े प्रॉब्लम हल हो जाएंगे और जस्टिस भी होगा। कैसा जस्टिस होगा? 400 फीट के नीचे गरीब भाड़े के लिए रेंट टैक्स अप्लाई होगा। अभी के जो टेनेंट्स हैं उनको भी रेंट टैक्स का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। आज से कल जो नए मकान होने वाले हैं, नए लेटिंग होने वाले हैं, तो 400 फीट के ऊपर जो होने वाले हैं उसको 10 साल के लिए रेंट कार्ड की छुट्टी देनी चाहिए। ये जो दी गई, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा ये प्रॉब्लम बम्बई सिटी के लिए बहुत अच्छा होगा, बम्बई सिटी के बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। दर्शकों की तरफ से हम और भी कई आपसे सवाल करना चाहते थे, पर समय की अभाव के कारण हम अपना कार्यक्रम समाप्त करने के पहले दूरदर्शन की तरफ से, दर्शकों की तरफ से और अपनी तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने अपना बहुमूल्य समय आके हमें दिया, और आशा करते हैं कि हमारे दर्शक इस जानकारी से अपना पूरा लाभ उठाएंगे। नमस्ते। और जो कि हमारे देश का भविष्य है, इस नशीली दवाओं का आदी बनकर हमारे देश की जड़ को कमज़ोर बना रहा है, तो क्या हमारी सरकार ने इनके लिए कुछ विशेष अधिनियम बनाए हैं और क्या ये कानून अपने आप में पूर्ण सहायक है? इनकी विशेष जानकारी के हेतु हमने अपने स्टूडियो में कुछ मेहमानों को आमंत्रित किया है। आइए हम आपका उनसे परिचय कराते हैं। आप हैं न्यायाधीश जी पठान जी, जो कि सिटी सिविल और सेशंस कोर्ट के न्यायाधीश हैं। आप हैं वासंती जोशी जी, जो कि सिटी सिविल, हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, अपनी वकालत करती हैं। आप हैं गुप्ते जी, जो कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त की गए हैं ऐसे मुकदमों के लिए। तो सबसे पहले जी पठान साहब जी, आप हमें ये बताएं कि ये जो पहले का कानून था, इनमें क्या कमजोरी थी जो इसमें परिवर्तन लाना जरूरी समझा हमारी सरकार ने? मैं आपको ये बताऊं कि 1985 में हमारी सरकार ने एक स्पेशल एक्ट पास किया, जिसको आप कहें कि ऐसा ख़ास कानून पास किया जिसके ज़रिए से ये जो नारकोटिक एक्ट्स हैं, ख़ास करके ब्राउन शुगर, अफीन है, चरस है, गांजा है, इनके सिलसिले में जो गुनाह होते हैं उनको सख्ती से और उनको डील करना, उसके लिए ख़ास कानून पास किया गया। उससे पहले भी कुछ कानून थे, जैसे कि प्रोहिबिशन एक्ट था, ओपियम एक्ट था, और एक एक्ट और था जिसका नाम था डेंजरस ड्रग्स एक्ट। वो सबको ऐसा नहीं समझा गया उस वक्त कि वो बराबर इन गुनाहों को पूरे तरीके से वो निपट रहे थे। इसलिए 1985 में पहली बार ये समझा गया, ये सोचा गया कि अब एक स्पेशल एक्ट पास करना चाहिए, ताकि ये जो हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में जो ये नशीले पदार्थ थे, उनका सेवन और उनका इलीगल ये जो गैर कानूनी धंधे जो बढ़ रहे थे और उससे जो नुकसान हो रहा था, उसको कंट्रोल में लाने के लिए पहली बार 1985 में एक एक्ट पास किया गया। वो एक्ट जब फोर्स में आया और उसके ज़रिए केस चले, और हमारे तजुर्बे ने 2 साल में ये बताया कि उससे जो मकसद था कि सख्ती से इन मुजरिमों को डील किया जाए, वो इनको सज़ा मिलनी चाहिए, या तो वो जो मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा था, और ऐसा महसूस हुआ कि कुछ उसमें और सख्तियों की ज़रूरत थी, यानी कमज़ोरी कहिए या सख्तियों की और ज़रूरत थी, जिसकी वजह से 1988 में एक अमेंडमेंट लाया गया है, एक ऐसा एक्ट लाया गया है जिससे उसमें सुधार किया गया है, और ऐसी आशा रखते हैं कि इसकी असर अच्छी होगी। तो पहले के जो कानून में क्या खास कमजोरी थी जो
वो कमजोरियां मैं आपको बताऊं, पहले तो आप ऐसी कोई 4-5 कमजोरियां हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। एक तो कमजोरी ये थी कि जो एनडीपीएस एक्ट 1985 जो था उसके अंदर कोई ख़ास ऐसा ज़मानत के लिए उसमें कोई प्रबंध नहीं था। इसलिए जो भी मुलजिम उस एक्ट के मातहत पकड़े जाते थे और कोर्ट में पेश होते थे तो उनकी ज़मानत के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जिसके मातहत, जिसके प्रोविजंस के मातहत आम तौर पे दूसरे फौजदारी गुनाहों के लिए जो ज़मानत के जो कानून हैं वो अप्लाई होते थे। और उसका नतीजा ये होता था कि जो मुजरिमों के पास बड़ी इसमें तादाद में माल मिलता था या जो ऐसे मुजरिम थे वो ज़मानत पे आसानी से छूट जाया करते थे। और वो जब आसानी से छूट जाया करते थे तो ये देखा गया कि उसमें ज़रा कुछ सख्ती लाने की ज़रूरत थी। तो अब जो नया कानून है उसने उसमें सख्ती, वो जो ज़मानत का जो कानून था उसमें भी कुछ सख्तियाँ लाई गई हैं। अब एक और प्रोविज़न जो था पहले कि पुराने एक्ट के अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि जिससे ये गैर कानूनी तौर पे जो मिलकत बना लेते थे, धंधे में कमा के ये जो पैसा जमा कर लेते थे, तो उसको जब्त करने के लिए सरकार के पास कोई ऐसा कोई प्रबंध नहीं था। तो अब ये समझा गया कि वो जो ऐसे गैर कानूनी तरीके से जो मिलकत जमा करते हैं, पैसा जमा करते हैं, उसको जब्त करने का भी प्रबंध ये नए कानून में लाया गया है और जो कि पहले नहीं था। अभी इसमें नए कानून में एक और प्रबंध है जो पहले कानून में नहीं था। वो ये है कि कुछ लोग ऐसा डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट अड़कतरी रीत से या तो पैसे से मदद करते हैं ये धंधे वालों को, या जो मुजरिम जो फरार हैं उनको फरार होने में उनको सहारा देते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो अब उन लोगों के लिए भी इसमें प्रबंध किया गया है कि वो भी गुनाह करते हैं और उनको भी सज़ा हो सकती है। और एक और था जिससे कि केस के फैसले में बहुत देरी होती थी। पहले के कानून के हिसाब से केस के फैसले में बहुत देरी होती थी क्योंकि उसमें ऐसा प्रबंध था 1985 एक्ट में कि पहले चार्जशीट या कंप्लेंट, हम जिसको चालान कहते हैं, वो चालान अव्वल मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल होता था। उसके बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट में मजिस्ट्रेट उसको कमिट करता था और उसके बाद में वो केस सेशन में जाता था और फिर सेशन में केस की सुनवाई होती थी। तो ये सब जो विधि है इसके अंदर करीब 8-10 महीने वैसे ही निकल जाते थे कई केस में। तो इसकी दूरी करने के लिए भी अब नए कानून में प्रबंध किया गया है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो कि जिसमें ये समझा गया कि अब कुछ ये होना चाहिए, सुधार होना चाहिए और सुधार किया गया है इसमें। गुप्ता जी, आप हमें ये बताएं कि अगर किसी के पास ये नशीली दवाएं पाई जाती हैं तो क्या उन्हें जमानत नहीं दी जाती है? वो कैद में ही रहते हैं जब तक पूरा मुकदमा न चले? जमानत के बारे में जो कुछ सुधार या परिवर्तन जो अभी नए कानून में हुआ है, जो अभी पठान साहब ने बताया कि ये जो सुधार हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और उसका मुख्य उद्देश्य ये जो था कि आपने जैसे बताया कि नई युवा पीढ़ी जो इस अम्लीय पदार्थ या मादक द्रव्यों का सेवन करने से बिगड़ रही है, उनके ऊपर बुरा असर हो रहा है और ये जो लोग उनको ये नशीली दवाएं या अम्लीय पदार्थ दे रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजाओं का तो बंदोबस्त किया ही है, मगर उनके बारे में जो जमानत पहले दी जाती थी उसके ऊपर अभी बहुत से निर्बंध लगाए दिए गए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि पहला जो कानून था जो 1985 में आया, ये एनडीपीएस एक्ट, उस समय आरोपी किसी भी ये गलत धंधे यानी कि जो मादक द्रव्य या ये जो अम्लीय पदार्थों के बारे में पकड़ा जाता था तो उसे मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाता था। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने के बाद अगर पुलिस को कुछ समय चाहिए कि उसका कोई तपास करे तो उसके लिए पुलिस समय चाहती थी और मैजिस्ट्रेट उसको रिमांड करता था यानी कि कस्टडी में रखता था। और बाद में मैजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगे कि अभी पुलिस तपास पूरा हुआ है और अभी चालान दाखिल करने का समय आए तो उसे वो जामीन देता था। मगर ये जो अधिकार जो मैजिस्ट्रेट लोगों को दिया था या मैजिस्ट्रेट्स को दिया था वो अभी नए कानून से पूरी तरह से निकाला गया है।
अभी जो आप देखोगे कि ये नए सुधार अंतर्गत या ये जो परिवर्तन जो ये कानून में किया गया है, उसके अंतर्गत ये जो मैजिस्ट्रेट को अधिकार था वो पूरी तरह से निकाल दिया गया है। और आप तो आगे जानोगे कि अभी ये जो इस तरह के जो ये केसेस है उनको चलाने के लिए या उनके साथ पेश आने के लिए अभी स्पेशल कोर्ट्स यानी कि विशेष अदालत की भी अभी कोई ये की गई है। तो मतलब जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो वो व्यक्ति कैद में ही रहता है। हाँ, मुकदमे का वो गुनाह का जो कुछ जिस समय उसने गुनाह किया है और जिस टाइप का उसने गुनाह किया है उसको देख के अगर ये स्पेशल कोर्ट्स या अदालत या सेशन जज अगर चाहे और या ऐसा सोचे कि ये आदमी फिर वही गुनाह दोहराएगा या मेरे सामने अभी जो सबूत पेश किया गया है उससे ऐसा लगता है कि उसका ये गुनाह से संबंध है, तो ऐसे आदमी को जमानत नहीं देते हैं और उसको जेल में ही रखा जाता है। अभी आपको एक कोई उदाहरण मैं आपको एक दे दूंगा। अपने बम्बई हाईकोर्ट यानी बम्बई के उच्च न्यायालय में ऐसी एक केस थी जिसमें एक आदमी ये गलत धंधे के बारे में पकड़ा गया था और उसके ऊपर इल्ज़ाम ऐसा लगाया था कि वो ट्रक का मालिक था और उसने वो जो उसका ट्रक था वो कुछ दूसरे लोगों को कुछ माल यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए दिया था। अपनी ट्रक जो किराए पे दी थी, भाड़े पे दी थी। जब वो आदमी पकड़ा गया तो या जब ट्रक पकड़ा गया तो उसमें ब्राउन शुगर मिली, यानी कि जो मादक द्रव्य या अम्लीय पदार्थ मिले ना। तो पुलिस ने जब तपास चालू की तो ऐसा समझा कि ये ट्रक किसका है, तो फिर तपास करते करते वो आदमी के पास पहुंची गई। उसने कबूल किया हाँ ट्रक मेरा है मगर इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मगर कोर्ट के सामने जब सबूत पुलिस ने पेश की तब ऐसा पता चला कि ये जो ट्रक का मालिक था उसने वो जो लोग थे जिनका माल वो यहाँ से वहाँ ले जा रहा था या ट्रांसपोर्ट कर रहा था उनसे 25,000 रुपए लिए थे। तो कोर्ट ने ऐसा सोचा कि आदमी जो 25,000 रुपए लेता है, इतनी बड़ी रकम लेता है, उसका ये गुनाह से संबंध है, क्योंकि वो जो जगह थी जहाँ से दूसरी जगह वो माल पहुँचाना था उसके लिए 1 या 2,000 से ज़्यादा पैसा नहीं लगता था। और हाईकोर्ट ने उस आदमी को जो जमानत दी थी वो रद्द कर दी और उसको अभी भी तक जेल में ही रखा गया है। अभी सेक्शन 37 जो अभी नए कानून में आया है उसमें ये विशेष अदालत को अधिकार दिया है, मगर वो अधिकार के ऊपर बहुत से निर्बंध डाले गए हैं जिसके वजह से अपने हाईकोर्ट के बहुत से उदाहरण हैं। अपने हाईकोर्ट ने जो केसेस अभी डिसाइड किए उनके भी उदाहरण हैं जिसमें हाईकोर्ट ने या अपना गुजरात हाईकोर्ट ने भी ऐसा कहा है कि ऐसे केसेस में जामीन देना उचित नहीं है। ये आदमी जो अपने संसार के लिए या अपने देश के लिए खतरनाक है उसे जेल में ही रखना उचित है ताकि अपनी युवा पीढ़ी सुरक्षित रहे। बसंती जी, जो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है उन्हें सजा नियुक्त की जाती है, तो हमारे कानून में क्या सजा नियुक्त की गई है? तो उसके लिए मधु जी ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास ये मादक और नशीले पदार्थ जिसके पर सरकार ने प्रतिबंध रखा हो, जैसे कि अफीम, चरस, गांजा, ब्राउन शुगर, ऐसी व्यक्ति के पास बड़ी मात्रा में पाई जाए, अगर कोई व्यक्ति उसको बनाती हो, खरीदती हो, बेचती हो, तो ऐसी व्यक्ति को कानूनन 10 साल की सख्त सजा हो सकती है और 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। और कभी कभी केस की गंभीरता देख के ये 10 साल से 20 साल तक सख्त सजा हो सकती है और ये जुर्माना 2 लाख तक हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये संबंध नशीले और मादक पदार्थ के संबंधित गुनाहों में सीधी और दूसरी तरह से कुछ कनेक्शन हो उसका, या तो वो अपने पैसे लगाती हो या ये बनाने में, खरीदने में, और या दूसरे व्यक्ति कोई व्यक्ति के जरिए से ये काम कराती है, तो उस व्यक्ति को भी कानूनन 10 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना हो सकता है। कोई भी अगर सहायता करता हो तो उसको भी हो सकता है। और तीसरी बात ऐसी है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास वो अपने निजी और अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए या सेवन के लिए अपनी छोटी मात्रा में ये नशीले और ब्राउन पदार्थ के साथ पकड़ी जाए तो उसको कानूनन 1 साल की सजा हो सकती है। लेकिन अभी नए कानून के अंतर्गत ऐसा कानून बनाया गया है कि अभी कोई व्यक्ति नशीले पदार्थ के सेवन या व्यक्तिगत उपयोग के लिए छोटी मात्रा के लिए पकड़ी गई हो, अगर वो व्यक्ति इस व्यसन से छुटकारा पाना चाहती हो या मुक्ति पाना चाहती हो,
तो उसको दोषी न ठहराते और सजा न करते हुए उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट द्वारा या तो औषध उपचार के द्वारा गवर्नमेंट को सरकारी अस्पताल और ये कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती करा के छुटकारा पाने के लिए गवर्नमेंट उसको मदद कर सकती है। और ये जो मदद उसको जो देती है वो एक ही बार मिलती है। अगर वो व्यक्ति फिर से ये व्यसन दोहराती है तो उस व्यक्ति को ये फायदा नहीं मिल सकता है। अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी आधे बीच में छोड़ दे तो भी ये मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा जो उसको फैसिलिटीज दी जाती है वो वापस ले दी जाती है। और अभी नए कानून के अंतर्गत ये कोई व्यक्ति ये गुनाह वारंवार दोहराती है, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि वो खरीदती है, बेचती है, उसको बनाती है बार-बार, तो उसमें दोषी पाई जाए तो ऐसी व्यक्ति को अभी नए कानून के अंतर्गत मौत की सजा भी हो सकती है। तो मतलब अगर कोई पहली बार ये ऐसी नशीली दवाएं ले रहा हो और वो कबूल करे और अपने आप को सुधारना चाहे तो इसके लिए ये कानून उनकी सहायता करता है। हाँ, अभी नए कानून के में उसको कानून सहायता करती है। अभी मैंने आपको बताया तो उसको सजा न करते उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा सुधारने का प्रयत्न करने का प्रयोजन किया गया है। जो नया कानून जो हो गया है अभी एडवोकेट जोशी ने जो बताया उसके बारे में और एक चीज़ भी मैं कहूँगा कि कोई ऐसा चाहता है आदमी कि मुझे ये बुरी आदत लगी और मैं छोड़ दे दूँ इस आदत को, तो उसी लिए भी ये कानून में ऐसी कोई सुविधा है की है जिसके वजह से वो कोर्ट के सामने पेश होके बता सकता है कि मैंने ये गुनाह किया है, मैंने बहुत गलत काम किया है, मगर मैं उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और ये मैं छोड़ना मैं जानता हूँ कि बहुत कठिन चीज़ है, मगर इसके लिए जो भी कुछ उपचार है वो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और अगर ऐसा आदमी कोर्ट को बता सके या कोई समझा सके तो कोर्ट उसे उसका फ़ायदा देती है और उसको बॉन्ड पे यानी ज़मानत पे छोड़ने का भी प्रबंध ऐसा किया है उसमें। न्यायाधीश जी, अभी आपने कुछ जो कमजोरियां पहले के कानून में बताई थी तो उसे नए कानून में कैसे दूर किए गए? अब जैसा कि गुप्ते जी ने और जोशी ने बताया कि जहाँ तक ज़मानत का ताल्लुक है, अब तो ज़मानत बहुत ये हो गई, स्ट्रिक्ट हो गई है। मतलब कि आमतौर पे जैसे जितनी आसानी से पहले ज़मानत मिलती थी अब वैसे ज़मानत नहीं मिलेगी। एक वक्त अगर पुलिस के पेपर पे, हम जिसको प्राइमा फेसी बोलते हैं, अगर प्राइमा फेसी केस पुलिस के पास इतना ऐसा सबूत है कि ये आदमी का इस गुनाह से कनेक्शन है या उसके पास ब्राउन शुगर मिला है या कोई ऐसा पदार्थ मिला है जिससे ये कानून का उल्लंघन किया है उसने, तो उसको तो ज़मानत मिलेगी नहीं। और अगर उसको ज़मानत नहीं मिलेगी तो ट्रायल तक, जहाँ तक केस का फैसला होगा नहीं, वहाँ तक वो अंदर ही रहेगा। और उससे असर ये होगा कि जब आदमी अंदर रहेगा लंबे वक्त तक तो उसका ये धंधा तो ख़त्म हो जाएगा और हो सकता है कि वो सुधर भी जाए, कम से कम कंट्रोल तो हो जाएगा धंधे में। ऐसे अगर समझो 150 आदमी या 1000 आदमी अंदर रहेंगे तो उससे वो जो धंधा जो आज है वो तो ख़त्म होएगा। और समझो कानून के हिसाब से उसको कंट्रोल करने में एक स्टेप होगा, एक हम आगे कदम बढ़ाएंगे कि कुछ कंट्रोल में आएगा। और हमारा अनुभव ये कहता है कि इवन ये 2 महीने जो कि ये नया कानून आया है, कम से कम बम्बई में तो हम देखते हैं कि कुछ कंट्रोल हुआ है, सिर्फ इसलिए कि ज़मानतों पे आदमी नहीं जा रहे हैं। अभी आपने पहले ये बताया था कि एक स्पेशल कोर्ट भी नियुक्त किए गए हैं और आप ऐसे मुकदमे आपके सामने पेश किए जाते हैं, तो क्या इनसे पूरी तरह ये संपूर्ण रूप से हम इसे रोकथाम कर सकेंगे? संपूर्ण रूप से अगर हम न भी कर सके तो कुछ कंट्रोल तो हो ही जाएगा। तो कितना समय लग जाता है आप एक मुकदमा का फैसला सुनाने के लिए? अब अभी तक जो हम मुकदमे चला रहे हैं वो तो पुराने कानून से चला रहे हैं। अभी तो जो गवर्नमेंट को स्पेशल कोर्ट्स नियुक्त करनी है, लेकिन ये जो नया कानून है उसमें ये प्रबंध किया गया है कि जब तक सरकार स्पेशल कोर्ट्स जो ख़ास कोर्ट नियुक्त करेगी वहाँ तक, उस दौरान में, जिसको ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं, सेशन कोर्ट ये काम संभालेगी। और हम जो आज संभाल रहे हैं ये काम, एक सेशन कोर्ट के तौर पर काम संभाल रहे हैं, उसका प्रबंध किया गया है नए कानून में। क्योंकि हो सकता है कि कुछ वक्त लग जाए सरकार को स्पेशल कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करने में, वहाँ तक ये है कि सब जो स्पेशल कोर्ट्स के करीब करीब जो पावर्स हैं वही सेशन कोर्ट को पूरा ट्रायल का पावर, मतलब ये कि ट्रायल का पावर दिया गया है। एक मुकदमा को कितना समय लग जाता है?
अभी पूरा उसका जो नतीजा पुराने निकल- कानून के हिसाब से तो अभी 86 के मुतक भी है, पेंडिंग है जी। क्या, तो समझो साल 2 साल तो लग ही जाता है। आजकल देरी थोड़ी लगती है, इसकी वजह ऐसी है कि पहले बहुत से केसेस में, ये जो अभी परिवर्तन आया है इसके पहले बहुत से केसेस में ये आरोपी या गुनहगारों को जामीन पे छोड़ दिया गया था। और जैसे मैंने अभी सरकारी वकील होने के नाते कुछ केसेस हैंडल किए हैं, उसमें मेरा ये अनुभव है कि जो भी आरोपी लोग बेल पे छूटते थे या जमानत पे रिहा कर दे जाते थे, वो जब केस शुरू होता है तो कोर्ट के सामने पेश ही नहीं होते हैं। अभी कोर्ट के सामने पेश न होने के वजह से ये एक कोर्ट केस नहीं ले सकता है या उससे लेने में मुकदमा प्रतिबंध चल नहीं या सकता पैदा होती है और मुसीबत पैदा होती है। और इसलिए भी ये जो अभी पठान साहब ने बोला कि ये जो गुनहगार है उनको जेल में रखना उचित है और उनके साथ कड़ी से कड़ी तरह से पेश आना ज़रूरी है, तो ही ये उनका निकाल या वो जल्दी से जल्दी केसेस ख़त्म हो जा सकते हैं। हम ये भी देखते हैं गुप्ते जी की एक आम नागरिक बहुत ही मेहनत करके घर में 2-4 पैसे लाता है, पर ऐसे जो धंधे करते हैं उनके पास बड़े बड़े बंगले होते हैं, कार होती है, तो क्या उन्हें जब्त करने के लिए भी कानून में कुछ सुविधा की गई है? हाँ, ये जो नया कानून जो अभी परिवर्तित कानून जो बनाया गया है या इस कानून में जो सुधार लाया गया है 1988 में, इसमें एक सेक्शन या धारा 68 के वजह से कोई भी आदमी जो एक बार, उसमें अलग तरीके के आदमी ऐसे बताए गए हैं जिनको ये धारा अप्लाई की जा सकती है और लागू होती है। तो उसमें एक है कि जिस व्यक्ति को ये अम्लीय पदार्थ या इन गुनाहों के बारे में एक बार सजा हो चुकी है, या कोई भी व्यक्ति ऐसे जो गलत धंधे जो करते हैं उनका सगा संबंधी है या उनका मित्र है या उनका साथी है या उन लोगों से उसने कोई जायदाद या मालमत्ता हस्तांतरित करके ले ली है खुद के पास, तो ऐसे लोगों के साथ पेश आने के लिए आप आमतौर से देखोगे तो आज तक ऐसा कानून था कि जो गलत धंधा करता है उसी के साथ ही कड़ी से कड़ी तरह के पेश आते थे। मगर ये कानून में जो अभी सुधार किया गया है उसमें अगर कोई भी आदमी गलत तरीके से हस्तांतर करके ऐसी मालमत्ता, जायदाद, पूंजी, कोई भी राशि बनाएगा या जमा करेगा तो उसको सरकार जब्त कर सकती है। और ऐसी बहुत सी सुविधाएं ये धारा 68 में बनाई गई है। ये जो धारा बनाई गई है उसमें सरकार को एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। वो विशेष अधिकारी का ये काम है कि वो किसी भी प्रकार से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उनको मिले कि किसी आदमी ने ये गलत तरीके से पूंजी जमा की है या मालमत्ता ले ली है या जमा की है, तो वो माहिती या इंफॉर्मेशन के द्वारा उन लोगों को नोटिस इशू कर सकते हैं। तो उन्हें कारण बताना पड़ता है कि ये मालमत्ता या ये प्रॉपर्टी या पूंजी उनके पास कैसे आई, कैसे जमा की, कहाँ से हासिल किया उन्होंने। अगर वो विशेष अधिकारी उनके जो कारण है उनसे सहमत नहीं होगा तो वो प्रॉपर्टी फॉरफिट करने का या सरकार जब्त करने का उनको अधिकार देती है। इसमें खाली जब्त करने का ही अधिकार सरकार को दिया नहीं है, मगर ये 68 की और एक धारा जो अंतिम धारा है उसमें आप देखोगी कि जो आदमी या जो व्यक्ति गलत तरीके से या गलत इस्तेमाल करके किसी भी दूसरे आदमी जो इन गुनाहों से संबंध रखते हैं उनसे कोई भी मालमत्ता, पूंजी अगर हस्तांतरित करके हासिल कर ले तो उनको 5 साल की सजा भी दी जा सकती है। ऐसी भी उसमें पावर या उनको अधिकार दिया गया है कि समझो वो मालमत्ता इतनी ज्यादा नहीं है तो मतलब सरकार को या जायदाद लेना भी गुनाह है। हाँ, लेना भी गुनाह है और उनको समझना चाहिए कि ये जायदाद जो ले रहे हैं वो गलत तरीके से ले रहे हैं, कोई कानून की तरफ से वो ले नहीं रहे हैं, वो गलत तरीके से ले रहे हैं और ऐसे लोगों से ले रहे हैं वो जो गलत धंधा कर रहे हैं। तो उनके साथ ऐसी कड़ी से कड़ी तरह पेश आना जरूरी है और कानून ने ऐसा जरूरी समझा
इसीलिए ये सुधार किया गया है उसमें। वासंती जी, अभी आपने कहा था कि ये कानून में मौत की सजा भी दी गई है, तो क्या आपकी राय से ये सही है? ये बरोबर मधु जी, मेरी राय में बरोबर उचित है, क्योंकि आप अभी देखेंगे रोज दिन प्रतिदिन आप पेपर में देखेंगे तो रोज बड़ी मात्रा में लाखों रुपए के ये नशीले पदार्थ और मादक पदार्थ पकड़े जाते हैं। और ये जो पदार्थ पकड़े जाते हैं वो आदमी वो गुनाह दोहराते ही रहते। तो ऐसी गंभीर परिस्थिति में और हमारे गंभीर परिस्थिति में हमारे समाज को जो आज खतरा पैदा हुआ है, और जो ऐसे गुने करने वाले मादक पदार्थ और नशीले पदार्थ के संबंधित गुने करने वाले हैं, वो हमारी युवा पीढ़ी को सर्वनाश की और विनाश की ओर जिस तरह से ले जा रहे हैं, तो उसको ये देखते हुए, आज की जो गंभीर समस्या देखते हुए, तो मेरी राय में बरोबर उचित है। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति को कैंसर हुआ है तो डॉक्टर उसको उस शरीर के अंग को निकाल देने के लिए ही उचित समझेंगे। वैसे ही ये जो नशीले पदार्थ और मादक पदार्थ में गुनाह करते, तो ऐसे व्यक्ति को इस समाज से निकाल देना चाहिए, और ऐसे निकाल के उसको मौत की सजा दे के ही उचित है। अगर आप देखेंगे तो ये जो खून करते, तो ये खून करने वाले एक व्यक्ति का खून करते हैं या एक आदमी का खून करते हैं, और उसके पीछे उसकी कोई वजह रहती है कि उसकी दुश्मनी है, उसको बदला लेने का है, कभी वो आवेश में या गुस्से में उसका खून करते हैं। लेकिन जो नशीले और मादक पदार्थ के संबंधित जो गुनाह करते, वो लाखों निर्दोष बच्चे और युवा पीढ़ी को सर्वनाश और विनाश की ओर ले जाते और उनकी जान ले लेते। तो ऐसी समस्या में जो हमारे को आज समाज को बचाने का हो, हमारी युवा पीढ़ी को, भविष्य युवा पीढ़ी को बचाने का, तो यही राज है। और ये जो परिस्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उसको रोकने के लिए मौत की सजा ही मेरे मंतव्य में उचित है। आप इसके बारे में कुछ कहेंगे न्यायाधीश जी, मौत की सजा के बारे में? जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, तो एक जज के तरीके फैसला करते वक्त हमको तो कानून ही लक्ष्य में रखना है, और अगर कानून कहता है कि कुछ हालात में मौत की सज़ा लाजिम है, देनी चाहिए, तो फिर हमको देनी चाहिए। हमारे व्यक्तिगत विचार तो ऐसे मामले में आगे नहीं आ सकते। अगर कानून कहता है कि सज़ा देनी चाहिए, मौत की सज़ा देनी चाहिए, तो एक इंसाफ करने के लिए हमारे को तो वो कानून देखना है एक जज के तौर पे, और देनी चाहिए। मेरी तरफ से तो ये मौत की सज़ा उचित है, क्योंकि ये जो व्यक्ति ऐसे गुनाह करते हैं वो एक समाज की बीमारी होती है, और वो बीमारी को हटाना ही उचित समझा जाता है। इसीलिए का शायद कानून ने समझा कि जो आदमी लाखों लोगों के ज़िंदगी से खेलता है और उनकी ज़िंदगी लेता है, उसको खुद को जीने का क्या अधिकार है? उसको ऐसी कड़ी सज़ा मिलना उचित है मेरी तरफ से। न्यायाधीश जी, अभी आपने जो कहा है कि ये मुकदमे चलने में कुछ समय लग जाता है, तो ये जो नशीली पदार्थ है, इसका कैसे फैसला होता है कि भाई जब तक मुकदमा चले इसे वहीं कहाँ रखा जाता है? नहीं, इसके लिए अभी जो नया कानून है, इसमें व्यवस्था की गई है कि जितना भी माल पकड़ पाते हैं, वो केस पूरा होने से पहले या केस चलने से पहले उसको डिस्ट्रॉय करने का अधिकार दिया गया है। तो पर कैसे पता चलता है कि इसके मतलब क्या कार्रवाई होती है, पता चले कि ये नशीली दवाएं हैं या नहीं? नशीली दवाओं के लिए हाँ, वो उनको सीए को भेजना पड़ता है, उसमें से सैंपल निकालते हैं। जब नशीली दवा कहीं से पकड़ी जाती है, जब्त की जाती है, तो उसमें से कुछ मादा वो सैंपल के तौर पे निकाला जाता है। उसकी भी एक फॉर्मेलिटीज है, उसको सील करना पड़ता है। उसके बाद में वो सील्ड पैकेट्स सीए को, केमिकल एनालाइजर को भेजे जाते हैं, और केमिकल एनालाइजर उनका रिपोर्ट देता है कि इसमें कितने परसेंटेज कौन सा मादक पदार्थ है, और उसके बेसिस पे, उसके आधार पे ये कोर्ट फैसला करती है कि इसमें इतना ये मादक पदार्थ है। तो मुकदमा के पहले ही ये कार्रवाई हो जाती है? नहीं, ये कार्रवाई तो जब केस चलता है, मुकदमा चलता है, जब आता है सीए रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले अभी नए कानून में ये अधिकार दिया गया है कि जो बड़ी मात्रा में जो जब्त करते हैं प्रॉपर्टी, अब उसमें डिफिकल्टीज ये आती है कि उनको रखना कहाँ, उनको संभाल के रखना पड़ता है। अब इसमें जो 50 किलो है या 100 किलो है, एक पुलिस स्टेशन के ऊपर या कस्टम हाउस के अंदर रखना, उसको उन लोगों को तकलीफ होती है, और उसमें फिर ये भी डर रहता है कि अंदर से माल निकल गया, ऐसा कहते हैं, अंदर से माल निकल के बाहर जाने का डर रहता है। तो अभी इसमें ये प्रबंध किया गया है नए कानून में कि वो केस चलने से पहले
वो अधिकारियों को कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद में, जैसे कि वो जो माल पकड़ा है उसके फोटोज ले लेते हैं, जो एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने उसका पंचनामा किया जाता है, और वो सब पेपर तैयार करने के बाद में वो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, जलाने का उनको अधिकार है। और वो जो कार्रवाई की जाती है, वो कार्रवाई को ये नए कानून में किया है कि वो एक एविडेंस के तौर पे जब केस चलता है उस वक्त उसका इस्तेमाल हो सकता है। गुप्ते जी, हम देखते हैं कि कई बार कई सोसाइटीज़ में या फ्लैटों में ये धंधे आम तौर पर चलते रहते हैं, पर एक आम नागरिक इनकी कंप्लेन करने के लिए इन्हें डर लगता है। क्या इन्हें कुछ प्रोटेक्शन दिया गया है कानून में? अभी तो ये लोगों को प्रोटेक्शन ऐसा खास कानून में या इसके अंतर्गत दिया नहीं है, मगर मैं तो एक चीज़ समझता हूँ कि हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि ये जो समाज के अंदर ये जो लोग बुरे धंधे करते हैं या गलत धंधे करते हैं, तो उनके बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी समझा जाता है, और हर एक नागरिक का ये कर्तव्य समझा जाता है कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दे ताकि पुलिस उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सके। तो क्या उस नागरिक का नाम पता चल जाता है? तो पुलिस ने ऐसी, पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसी एक सुविधा भी है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस बारे में पुलिस के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती है तो पुलिस उसका नाम सीक्रेट रखती है और किसी को बताती नहीं कि क्या उसका नाम है। तो उसका नाम हमेशा छुपा के रखती है ताकि वो जो गुनहगार है उससे कोई उस आदमी को धोखा न पहुंचे, क्योंकि हर एक आदमी का यही भय रहता है कि मुझे कुछ हो जाए। तो दर्शकों, आज हमने देखा कि इस नशीली पदार्थ के लिए हमारी सरकार ने क्या अधिनियम बनाए हैं, और हम में से किसी अगर इसका आदी हो गया है पहली बार, तो हम कानून के द्वारा हम सहायता ले सकते हैं और अपने आप को सुधार सकते हैं। हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने देश की भविष्य को उज्जवल बनाएं और इसकी ऐसे कानून की सहायता लेकर हमारे देश को और भी उज्जवल बनाएं। आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं, और कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम हमारे आमंत्रित मेहमानों को धन्यवाद देते हैं। नमस्ते। किसी व्यक्ति का आचरण, उसके बारे में कोई कमेंट करता है